टाइटैनिक शिप रैक पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिसर्चर्स ने एक अजीबो गरीब चीज नोटिस की। समुद्र के बॉटम में शिप का अगला हिस्सा तो बहुत अच्छी कंडीशन में, जबकि पिछला हिस्सा इंतहाई बुरी कंडीशन में, वो भी 2000 फीट की दूरी पर पड़ा था। बेशक समंदर के बॉटम में 100 सालों तक पड़े रहने पर लोहा और स्टील गल सड़ जाता है, लेकिन अगर ये दोनों एक ही शिप का हिस्सा थे और एक ही वक्त में डूबे थे, तो फिर अगले और पिछले हिस्से में इतना ज्यादा फर्क क्यों? रिसर्चर्स का मानना है कि एक्सीडेंट वाली रात आइसबर्ग से टकराने के अलावा भी टाइटैनिक शिप के साथ कुछ हुआ था, जिसने उसके पिछले हिस्से को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। पर सवाल ये है कि आखिर क्या? काशी फैक्ट वाला की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, 1912 में टाइटैनिक के साथ जब ये हादसा पेश आया था, तो उस वक्त वो कनाडा के न्यू फाउंड लैंड से 700 किलोमीटर दूर अंधेरे समंदर के बीचों बीच अकेली मौजूद थी। हादसे के वक्त इसमें 2240 लोग सवार थे, जिनमें से 1500 लोग अपनी जान गंवा बैठे। वो जिसको अनसिंकेबल कहा जाता था, वो कुदरत की ताकत के सामने देखते ही देखते काले समंदर की नजर हो गई। इस हादसे के चश्मदीद गवाह आई विटनेस सिर्फ वो लोग थे जो किसी भी तरह जहाज से निकलकर ओशन के ठंडे बर्फीले पानी में कूद गए, आइसबर्ग से टकराने से लेकर शिप के डूबने तक। और वहाँ जो कुछ भी हुआ उनका रिकॉर्ड सिर्फ वहाँ मौजूद आई विटनेस के अलावा और किसी के पास भी नहीं था, जो कि खुद ठंडे पानी से लड़ने में मसरूफ थे। पहली रेस्क्यू शिप RMS कारपैथिया टाइटैनिक के डूबने के 1.5 घंटे बाद वहां पर पहुंची थी। वो भी खुशकिस्मती थी कि उनको टाइटैनिक का इमरजेंसी मैसेज मिल गया। जो लोग ठंडे पानी में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, उनकी जान भी नहीं बचती। और टाइटैनिक के हादसे के बारे में आज तक किसी को भी मालूम ना पड़ता। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पहले तो किसी को भी मालूम नहीं था कि शिप के साथ आखिर हुआ क्या है, लेकिन बचने वालों ने फिर ये बताया कि शिप की एक आइसबर्ग के साथ टक्कर हुई। इन बयानात को मौके पर मौजूद आइसबर्ग को देखकर कंफर्म भी किया गया, जिस पर टाइटैनिक का रेड पेंट अभी तक लगा हुआ था। हादसे के बाद आई विटनेस और एविडेंस को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये बताया गया कि टाइटैनिक के राइट साइड पे आइसबर्ग ने 300 फीट बड़ा सुराख छोड़ दिया था, यानी कि टाइटैनिक की साइड का 1/3 हिस्सा पूरी तरह से गया। मगर दूसरी तरफ आई विटनेस का ये कहना था कि शिप को डूबने में टोटल 2.5 घंटे लगे थे। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि अगर आइसबर्ग ने वाकई ही टाइटैनिक पर 300 फीट सुराख छोड़ा था, तो इसको 2.5 घंटे में नहीं बल्कि चंद मिनट में ही डूब जाना चाहिए था। सच्चाई क्या थी उस वक्त ये किसी को भी मालूम ना पड़ सका। सच्चाई जानने के लिए ये जरूरी था कि टाइटैनिक शिप के रैक को ढूंढा जाए। कई सालों तक टाइटैनिक के रैक की तलाश जारी रही और हर गुजरते साल ये मिस्ट्री और संगीन होती चली गई। आखिरकार 73 इयर्स के बाद जब टाइटैनिक का मलबा मिला, तो रिसर्चर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। वो सारे सवालात जो टाइटैनिक अपने पीछे छोड़कर गई थी, अब उनके जवाबात ढूंढने का वक्त आ चुका था। अटलांटिक ओशन की 4000 मीटर की गहराई में पिछली कई दहाइयों से टाइटैनिक का मलबा काले अंधेरे में मौजूद था। कई एक्सपेडिशंस अरेंज किए गए, जिन्होंने शिपरेक की लातादाद फोटोज क्लिक की। ओशियानिक एक्सप्लोरर पॉल हेनरी ने 30 से भी ज्यादा मर्तबा टाइटैनिक के मलबे का दौरा किया है, लेकिन उन्होंने 300 फीट बड़ा सुराख एक बार भी नहीं देखा। अलबत्ता टाइटैनिक की इस प्रोफाइल फोटो में 30 फीट का ये एरिया जाहिर करता है कि यहाँ पर कोई चीज आकर टकराई थी, और इसका एरिया सिर्फ 11 स्क्वायर फीट बनता है। और कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें से 370 गैलन पानी हर सेकंड टाइटैनिक के अंदर जमा हो सकता था। इसी स्पीड से पानी भरने का मतलब है कि पूरी शिप में पानी टोटल 2.5 घंटे में भरा होगा। और आई विटनेस के मुताबिक टाइटैनिक को डूबने में भी टोटल 2.5 घंटे ही लगे। यानी एक मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई कि टाइटैनिक में 300 फीट बड़ा सुराख नहीं था, बल्कि 30 फीट बड़ा क्रैक पड़ा था। बल्कि ये अकेली ही एक मिस्ट्री नहीं थी, अभी और भी बहुत कुछ जानना बाकी था। टाइटैनिक शिप पे इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिसर्चर्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि शिप का अगला हिस्सा, जिसे बाउ कहते हैं, कि वो इसके पिछले हिस्से यानी स्ट्रैन से ज्यादा अच्छी हालत में कैसे पड़ा है, और इन दोनों के दरमियान इतना ज्यादा फासला क्यों है। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हाई टेक सोनार टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया। ROVs ने टाइटैनिक शिप रैंक की लाखों फोटोज कैप्चर की और फिर उनको कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से एक 3D
3D मॉडल में कन्वर्ट किया। इस मॉडल में वो तमाम डिटेल भी थी कि जिस डिटेल को इतनी गहराई में कोई आम आंख या कोई और कैमरा नहीं देख सकता। मॉडल में देखा जा सकता है कि 392 फीट लंबे स्टर्न के तमाम डेक्स एक दूसरे के अंदर ऐसे घुसे हुए हैं जैसे ये स्टील की नहीं कोई कागज की शिप हो। मुख्तलिफ पार्ट्स शिप से अलग होकर इधर उधर बिखरे हुए हैं। सिर्फ इसमें लगे दो किसी बड़े घर के साइज जैसे इंजन हैं जो अभी तक इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसी मॉडल में एक और इशारा भी छुपा हुआ है, वो इशारा जो स्टान की इस हालत के बारे में बता रहा है। 110 साल पहले जब स्टान ओशन की फ्लोर पर आकर टकराया तो उसके निशानात आज तक यहाँ पर छपे हुए हैं, जिनको सिर्फ 3D मॉडल के जरिए ही देखा जा सकता है। इन निशानात से जाहिर होता है कि स्टान जब फ्लोर से टकराया तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। साइंसदान इन निशानात से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टान हैरत अंगेज तौर पर उस वक्त 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी में जा रहा था। शिप का पिछला हिस्सा जब इतनी स्पीड से पानी की गहराई में जा रहा था तो पानी से पैदा होने वाले फोर्सेस ने शिप के लूज पार्ट्स को उखाड़ दिया और जब वो 4 किलोमीटर नीचे ओशन फ्लोर से टकराया तो इसके सारे डेस्क एक दूसरे के अंदर धंस गए। दूसरी तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाउ सेक्शन फ्रंट सेक्शन का डिजाइन हाइड्रोडायनामिक है, यानी ये पानी को आसानी से काट सकता है, ठीक उसी तरह जैसे शिप पानी पर फ्लोट करते हुए पानी को काट देते हैं। यही वो वजह है कि बाउ के मुकाबले में स्टर्न ना तो ही रोटेट कर रहा था और ना ही पानी की फोर्सेस डायरेक्ट इस पर अटैक कर रही। आखिरकार 110 साल पहले होने वाले हादसे की एक और मिस्ट्री को सुलझा लिया गया, लेकिन एक और सवाल भी है कि जिसका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। वो ये कि टाइटैनिक शिप दो हिस्सों में किस वक्त अलग हुई। जैसा कि आपने जाना कि शिप के दो हिस्सों में टूटने की खबर आई विटनेसेस ने दी थी। सालों से यही माना जा रहा है कि डूबने से पहले ही टाइटैनिक दो हिस्सों में डिवाइड हो गई और ये खबर काफी हद तक सच भी है, लेकिन ये पूरा सच नहीं। जब बाउ सेक्शन में पानी भर गया तो वो पानी के अंदर चला गया, जिसकी वजह से स्टर्न सेक्शन का पूरा वेट पिवट पॉइंट यानी सेंटर पर पड़ रहा था और टूट कर दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। पर सोनार टेक्नोलॉजी से बनाया गया 3D मॉडल कुछ अलग कहानी ही बता रहा है। जी हाँ, देखा जाए तो टाइटैनिक के अंदर मौजूद साजो सामान ओशन फ्लोर पर दूर दूर तक बिखरा हुआ है। इसमें कॉफी कप्स, डिनर प्लेट्स, शैंडलियर्स, डेक बेंचेस और लोगों का पर्सनल सामान भी है। इसमें से 19% आइटम्स स्टर्न के हैं। टोटल 10,000 से भी ज्यादा आइटम्स इस पूरे एरिया में फैले हुए हैं। अगर तो ये सेक्शन पानी के ऊपर ही बाउ सेक्शन से अलग हो जाता तो इसका मतलब है कि ओशन फ्लोर तक पहुँचते पहुँचते इसका मलबा 3.2 स्क्वायर किलोमीटर नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा बड़े एरिया पर फैलता, जैसा कि आप इस एनिमेशन में भी देख सकते हैं। लिहाजा एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सेक्शन टूट तो पानी के ऊपर ही गया था, लेकिन ये बाउ सेक्शन से अलग ओशन फ्लोर के करीब आकर हुआ है और फिर रोटेट होते हुए अपनी डायरेक्शन बदल गया और 2000 फीट दूर जा गिरा। आज RMS टाइटैनिक की बॉडी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। साइंसदानों का मानना है कि ओशन की इस गहराई में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, जिसकी वजह से रस्टिंग प्रोसेस भी बहुत स्लो होता है। लेकिन मलबे के कुछ सैंपल निकाल कर जब टेस्ट किया गया तो मालूम पड़ा कि जंग बैक्टीरिया से निकलने वाली ऑक्सीजन के जरिए लगा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तेजी से इस पर जंग लगता जा रहा है, बस आने वाले चंद सालों में टाइटैनिक के सारे फ्लोर एक दूसरे पर गिर जाएंगे और फिर ये अपनी असली शक्ल हमेशा हमेशा के लिए खो देगी। उम्मीद है कि काशी फैक्ट वाला की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और इसे जरूर शेयर करें। आपने वीडियो देखी इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार सी वीडियो।